राजकीय महाविद्यालय भद्राजखान अल्मोड़ा में बीए चतुर्थ सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के सभी छात्र छात्राओं का इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कालिदास। यह कविता नागार्जुन द्वारा रचित कविता है। नागार्जुन प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवियों में से एक हैं। बाबा नागार्जुन को भावबोध और कविता के मिजाज के स्तर पर सबसे अधिक निराला और कबीर के साथ जोड़कर देखा गया है। नागार्जुन के काव्य में अब तक की पूरी भारतीय काव्य परंपरा को जीवित रूप में देखा जा सकता है। उनका काव्य अपने समय और परिवेश की समस्याओं, चिंताओं एवं संघर्षों से प्रत्यक्ष जुड़ाव तथा लोक संस्कृति एवं लोक हृदय की गहरी पहचान से निर्मित है। उनका यात्रीपन भारतीय मानस एवं विषय वस्तु को समग्र और सच्चे रूप में समझने का साधन रहा है। नागार्जुन की कविता विद्वानों के लिए भी है और किसानों के लिए भी है। गहन संवेदनाओं को अभिव्यक्त करती उनकी कविताएं मानव प्रेम तथा प्रकृति के मनोरम चित्र भी प्रस्तुत करती हैं। कालिदास शीर्षक से प्रकाशित उनकी कविता में उन्होंने कविताओं की रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। नागार्जुन का मानना है, जब भी कोई कवि काव्य सृजन करता है तो उसके कथनांकन और पात्र उसके अपने जीवन को गहरे तथा प्रभावित करते हैं। उन पात्रों का सुख दुख कवि का अपना सुख दुख बन जाता है। कवि पात्रों की पीड़ा के माध्यम से अपनी पीड़ा का चित्रण करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी स्थिति को तो साधारणीकरण कहा है। कालिदास कविता का अर्थ अब हम देख लेते हैं। इस कविता में नागार्जुन संस्कृत के महाकवि कालिदास के माध्यम से कविता की रचना प्रक्रिया की बात करते हैं। कालिदास ने महाकाव्यों में जिन पात्रों की पीड़ा को अपने हृदय में अनुभव किया, कालिदास के जिन महाकाव्यों का उदाहरण नागार्जुन ने दिया है, उसमें पहले पद पर रघुवंशम, जिसमें अज और इंदुमती का है। दूसरे में कुमार संभवम, जिसमें कामदेव और रति का है। तीसरा जो परिच्छेद है वो है मेघदूत, जिसमें यक्ष और उसका विरह है। तो हम पहला जो प्रसंग है उसका देख लेते हैं। कालिदास कविता का प्रथम अनुच्छेद रघुवंश महाकाव्य के प्रसंग पर आधारित है। इस महाकाव्य में कालिदास ने महाराज अज की पत्नी के निधन पर प्रकट विलाप को मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। नागार्जुन कालिदास से पूछते हैं, कालिदास सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे? कालिदास सच बतलाना। ठीक है, कहने का भाव ये है कि रघुकुल के महाराज अज का पत्नी के मृत्यु शोक में जिस तरह के विलाप का चित्रण आपने किया है, वास्तव में वो अज का विलाप था या फिर उसके दुख तुमने अपने भीतर इतने धारण कर लिए थे कि तुम्हारा यह विरह वर्णन देखकर यही महसूस होता है कि मानो महाराजा अज के आंसू ना होकर तुमने उनकी जगह अपने आंसू बहाए थे। ठीक है, अब दूसरा परिच्छेद हम देख लेते हैं। नागार्जुन ने इस कविता के दूसरे अनुच्छेद में कालिदास के महाकाव्य कुमार संभवम का प्रसंग लिया है। प्रसंग है कि असुरों के वध हेतु शिवजी के पुत्र की आवश्यकता थी। सती के दाह के पश्चात शिव वैरागी होकर समाधि में लीन थे। अतः सभी देवताओं ने शिव की समाधि तोड़ने और उनमें काम भावना जगाने हेतु प्रेम के देवता कामदेव को शिव के पास भेजा। कामदेव ने शिव की तपस्या तो भंग कर डाली, परंतु स्वयं उनके क्रोध के पात्र बन गए। शिव की तीसरी आँख से, ठीक है, यहाँ पर है कि शिव जी की तीसरी आँख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सुखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का गर्दन सुन आंसू से तुमने ही तो दीर्घ धोए। कालिदास सच बताना, रति रोई या तुम रोए। यानी कि जब कामदेव जो है वो शिव जी की तपस्या भंग कर देते हैं, तो अब शिव जी ने अपनी तीसरी आँख खोलकर उसकी महाज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया था।
घृत मिश्रित सूखी समिधा सम, अर्थात जिस तरह घी लगी सूखी समिधा हवन की ज्वाला में जलती है, उसी के समान कामदेव भी जलकर क्या हो गए थे, कामदेव जब भस्म हो गए, उसी के समान कामदेव भी क्या हो गए, भस्म हो गए। फिर यहाँ पर कामदेव से नागार्जुन प्रश्न करते हैं कि नागार्जुन कालिदास से प्रश्न करते हैं कि कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति का करुण क्रदन सुनकर क्या तुमने भी आंसू अपनी अपनी आंखें धोई थीं? अर्थात तुमने तो दीर्घ धोए थे, कालिदास सच बताना, रति रोई या तुम रहे। अर्थात रति के दुख का जो वर्णन तुमने काव्य में किया है, उसे पढ़कर तो यही कहा जा सकता है कि रति की पीड़ा को तुमने हृदय की गहराइयों तक अनुभव किया था। तभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह आंसू रति ने न होकर तुम्हारे ही थे। ठीक है, यहाँ पर वो कालिदास से कह रहे हैं नागार्जुन कि ऐसा लग रहा है कि रति से ज़्यादा आप रोए थे, क्योंकि आपने काव्य में जिस प्रकार की संवेदना को प्रकट किया है, उस संवेदना को देखकर ऐसी प्रतीत होता है कि उस दीर्घ में, यानी कि जो जहाँ पर रति है, रति ने जो दीर्घ धोए थे, यानी कि जो किले अपने आंसुओं से बहा दिए थे, उसके आंसू जो हैं उनकी अपेक्षा आप ज़्यादा रोए थे। अब इसका तीसरा हम देख लेते हैं। कालिदास कविता का तीसरा अनुच्छेद मेघदूत महाकाव्य के प्रसंग पर आधारित है। मेघदूत कालिदास का विरह काव्य है। इस परिच्छेद में यह कथा है कि एक यक्ष जो है अपनी प्रियतमा को बहुत चाहता था। वह प्रियतमा में प्रेम में इतना डूब जाता है कि अपने स्वामी धन के देवता कुबेर की सेवा में गलती कर बैठता है। कुबेर क्रोधित होकर यक्ष को 1 वर्ष पृथ्वी में रहने का अभिशाप दे देते हैं। यक्ष पृथ्वी पर आता है। ठीक है, वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उछटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुबक शिखर पर उसे बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन। ठीक है, जब वो पृथ्वी पर उसको भेज देते हैं तो वर्षा ऋतु के प्रारंभ का जो आषाढ़ का महीना होता है, उस समय आकाश में काली घटाएं घूमने लगती हैं। यक्ष का मन प्रियतमा जो उसकी प्रियतमा है, उसके विरह में व्याकुल हो उठता है। वह चित्रकूट पर्वत से बादलों को अपना दूत बनाकर प्रियतमा तक अपना संदेश पहुंचाता है। नागार्जुन फिर पूछते हैं कालिदास से कि उन पुष्करव्रत मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर थक थक चूर चूर हो अमल धवल गिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। ठीक है, कहने का भाव यहाँ पर यह है कि अक्ष की तरह विरह पीड़ा को कालिदास ने भोगा, तभी तो विरह काव्य लिखे गए हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो है कालिदास से फिर पूछा जाता है कि किस तरीके से जो यक्ष है वो थककर चूर हो जाता है, मेघों से अपना संदेश भेजते हुए, और पृथ्वी में रह रहकर जो है व्याकुल होता है और थक के चूर हो जाता है। तब वो क्या है, अमलदेरी गिरी के शिखरों पर जाकर अपने प्रियतमा के लिए बादलों से संदेश पूछता है। तो उसकी जो विरह वेदना है, उस विरह वेदना को आपने ज़्यादा महसूस किया था कि उस यक्ष ने किया था? इस प्रकार का प्रश्न जो है नागार्जुन इस कविता के माध्यम से करते हैं। इस प्रकार नागार्जुन इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि कोई भी कवि जब तक दूसरे के भावों को अपने ऊपर धारण नहीं कर लेता, तब तक वह किसी दूसरे की व्यथा पीड़ा के विषय में नहीं लिख सकता है। कालिदास की कविता छोटी होते हुए भी शिल्प की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी भाषा सरल और प्रवाह और मधुर है। तो ये कविता का यहाँ पंक्तियाँ यहीं समाप्त होती हैं।